लेकिन बड़ी खबर जिसके साथ आज हम शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर पूरे इलाके में भारी बारिश, बिजली कड़कने, ओले पड़ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ा हादसा टल गया है। जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट की जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत डरावनी है। इस विमान के आगे बहुत बड़ा गड्ढा है। जो फोटो है वो फोटो एक बार दिखा दीजिए। ये विमान डैमेज दिख रहा है। इसके अंदर 227 पैसेंजर्स सवार थे और एक फोटो है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उस फोटो में इस विमान के आगे वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, होल दिख रहा है, जिसकी वजह से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार आपको सुनाते हैं लोग जिस तरह से वहां पर फ्लाइट में। ये तस्वीर अब आपके सामने है। गनीमत ये रही कि विमान पूरी तरह से सुरक्षित है, सभी सवारी खास तौर पर सुरक्षित है। असल में ये विमान खराब मौसम का शिकार हो गया था, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जब चलते विमान में टर्बुलेंस हो रहा है, यानी कि विमान हिल रहा है। बताया जा रहा है कि इस विमान से ओले टकराए हैं, जिसकी वजह से इसके आगे के हिस्से में डैमेज साफ दिख रहा है। एक बार फिर से आपको जरा वीडियो दिखाते हैं और वीडियो में जरा आप सुनिए भी, क्योंकि किस तरह की मुश्किलों का सामना सवारियों को, जो लोग जितने भी इस विमान में सवार लोग थे, उसका अंदाजा इस वीडियो से लगता है। जब उन्होंने इस बिजली कड़कते हुए, ओले बरसने की वजह से ये सब कुछ फेस किया फ्लाइट पर। तो बहुत ज़्यादा नर्वस तमाम सवारी रहे होंगे और इसीलिए कुछ लोगों के चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही है। फ्लाइट की भी आगे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं अशरफ, लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि विमान सेफली लैंड कर चुका है श्रीनगर में। एक डेलीगेशन भी जो टीएमसी का जा रहा था, वो लोग भी क्या इसमें सवार थे? अंजना, सबसे बड़ी राहत की बात जैसे आपने कहा कि यही है कि बहुत बड़ा हादसा जो है इस विमान में टल गया है। और इसमें कहीं ना कहीं पायलट की भी वो होशियारी है कि उन्होंने तुरंत जो है जहाज को लैंड किया। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास ये जहाज था जब इसके साथ जो ये बादल टकराया है। दरअसल बिजली कड़की है जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज से नुकसान जहाज में हुआ है और आगे वाले हिस्से में बिल्कुल जो नाक होती है विमान की, उस पर वो बिजली जो है वो खड़की है। और उसके साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितना ज्यादा नुकसान जो है जहाज को पहुंचा है। अगर जहाज के इंजन पर या इंजन के हिस्से में पेश आता तो आप समझ सकती हैं कि कितना भयानक ये हादसा हो सकता था। लेकिन गनीमत कि सभी लोग जो हैं सुरक्षित लैंड कर गए श्रीनगर में। तुरंत वहां पर जो है मेडिकल टीमें भेजी गई जब एयरपोर्ट को ये पता मिला, और सभी लोग जो है वो सुरक्षित, सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ जो आपने कहा कि टीएमसी की टीम को आना था, अभी तक वो जानकारी नहीं मिली है प्रशासन की तरफ से कि क्या टीएमसी के जो डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमावर्ती इलाकों के दौरे पर जाना था वो इसमें था या नहीं था। लेकिन इतना जरूर है कि 227 जो है इसमें पैसेंजर्स थे, जो बहुत बड़ी तादाद होती है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो हैं जहाज से सफर करते हैं श्रीनगर के लिए, और बहुत सारे विमान दिन में आते हैं। और इस में भी जो है कहा जा रहा है कि 227 जो है मुसाफिर इसमें सफर कर रहे थे और सब सुरक्षित है। लेकिन अंजना, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस अंदाज से कश्मीर में पिछले कुछ दिनों के दौरान मौसम अचानक बदलते हैं, अचानक बादल फटते हैं, जिससे हमने देखा कि हाईवेज भी तबाह हो गई और उनका अनुमान भी नहीं और होता यही है अशरफ, और आज हम भी जो ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए ना, आज शाम दिल्ली एनसीआर में भयानक तूफान आया, जिसमें लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तूफान के साथ तेज बारिश हुई, ओले पड़े। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, इस तूफान के खौफ से लोग परेशान हो उठे। जो लोग अपने दफ्तरों से घर के लिए जा रहे थे उनके लिए तो मुश्किलें थी ही, लेकिन सोचिए कि इस दौरान जो लोग किसी विमान में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे उनके लिए कितनी परेशानी रही होगी। तेज हवा की वजह से कई जगह पेड़ गिर गए, ट्रैफिक, बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कई जगह पर मेट्रो की स्पीड कम करनी पड़ी, रोकनी पड़ी।
दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को एडवाइजरी भी जारी की और कहा कि आंधी तूफान की वजह से उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। बारिश की वजह से तापमान में 14 डिग्री की अचानक से गिरावट आ गई है। तापमान 37 डिग्री से 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है। लेकिन ये सब बाद की बातें हैं। ये जो तस्वीरें हैं, खास तौर पर वो जिसमें लोग विमानों पर सवार थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उनमें लोगों को बहुत ज़्यादा डर का सामना करना पड़ा, और ख़ास तौर पर इंडिगो का ये विमान। लेकिन अच्छी बात यही है कि सेफली लैंड कर चुका है। खबरों का रुख करते हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया है तो कैसे? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव ही आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनवाने के लिए रचा था। इधर आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बना, उधर पाकिस्तान फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौट आया। याद कीजिए कि पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान से किस तरह की खबरें आती थी। पाकिस्तान से यही खबरें आती थी कि बलूचिस्तान में विद्रोह हो गया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला करके उन्हें मार डाला। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी पाकिस्तानी फौज के साथ झड़पों की खबरें आती थी, जिसमें नुकसान पाकिस्तान की फौज को ही हो रहा था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन की अलग अलग खबरें आ रही थी। अलग सिंधु देश की डिमांड की खबरें आती थी। और पाकिस्तान में अब फिर से यही दौर शुरू हो गया है। भारत से युद्ध में मार खाने के बाद पाकिस्तान वापस गृह युद्ध की तरफ चला गया है। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। देखिए कैसे पाकिस्तान में आग लगी हुई है। ये आज की तस्वीरें। वैसे तो भारत के साथ युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों ने ऐसी ही आगजनी खूब देखी। बस फर्क यह है कि वो आग भारत की मिसाइलों ने लगाई थी, चाहे वो पाकिस्तानियों के आतंक के अड्डे थे या फिर उनकी एयरफोर्स के बेसिस। ये वाली खुद पाकिस्तान के ही लोग लगा रहे हैं। ये पाकिस्तान के सिंध की तस्वीरें हैं। पूरा मामला क्या है और पाकिस्तान इस आग में क्यों जल रहा है, आइए आपको बताते हैं। असल में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नौशहरों फिरोज जिले में लोग सिंधु नदी पर एक नहर बनाने का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों ने नेशनल हाईवे जैम कर दिया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। प्रदर्शनकारी सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर में घुस गए। ये देखिए, ये जो अब तस्वीरें आ गई, ये प्रदर्शनकारी सिंध के गृह मंत्री हैं जियाउल हसन लंजर। उनके घर पहुंच गए। पहले तो वहां जमकर तोड़फोड़ की, जो कुछ भी हाथ लगा तोड़ दिया, लूट लिया, जो हाथ में आ रहा था। और फिर घर में रखा सामान भी उन्होंने आग के हवाले कर दिया। पहले तो ये लूट देखिए कैसे ये लोग सिंध के गृह मंत्री के घर में फायरिंग भी कर। पूरे शहर में हंगामा हो रहा था। इन प्रदर्शनकारियों को जहां जो वाहन नजर आया उसे जला दिया। मंत्री के घर की लूट तो आपने देख ही लिए। देखिए, ये एक सामान का आप कह सकते हैं आने वाले दिनों में जो सिनेमा होने वाला है वहां पर उसका एक देखिए ट्रेलर है जिसमें बहुत सा सामान लदा हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने उसे भी नहीं बख्शा। पूरा हंगामा सिंध के मोरो कस्बे में हुआ है, जिसके बाद पूरा कस्बा ही बंद करना पड़ा, शट डाउन। तो ट्रक पूरा सामान भरा हुआ, उसको आग के हवाले इन्होंने कर दिया। पहली नजर में अगर आप देखिए तो लगता है कि घटना सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की लग सकती है, और ऐसा है भी, क्योंकि अगर ट्रक पर लोग सामान जा रहे हैं, कई बार आपस में लड़ाई झगड़ा लोग लगा देते हैं। ऐसी घटनाएं पाकिस्तान क्या भारत के कहीं किसी भी शहर में हो सकती हैं, लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। इसके पीछे की वजह जाननी जरूरी है। ऐसा क्यों हुआ है? असल में इसी साल 15 फरवरी को जनरल आसिम मुनीर और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने एक चेलिस्तान प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। ये पाकिस्तान की सरकार की सिंधु नदी का पानी चुराकर पंजाब को देने की एक योजना है, जिसके तहत ये प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये बताया गया कि इसके जरिए दक्षिणी पंजाब में पानी पहुंचाकर सिंचाई करनी है। इस वक्त इसका जमकर विरोध हुआ। तब भी लोगों ने सड़कों पर निकलकर इसका विरोध किया था। बाकायदा सिंध असेंबली में सर्वसम्मति से इसके खिलाफ पंजाब एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि यह पंजाब की साजिश है, मरियम नवाज की साजिश है।
तब से लगातार इस प्रोजेक्ट के खिलाफ पूरे सिंध में प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन को बिलावल भुट्टो की पार्टी लीड कर रही है। ये अलग बात है कि बिलावल की पार्टी पीपीपी पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा भी है। ये पूरा केस वही है जो आरोप पाकिस्तान के पंजाब के हुक्मरानों और फौजी जनरलों पर लगते रहे हैं। क्या आरोप है? आरोप यही है कि पाकिस्तान के पंजाब के लोग ही पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत करना चाहते हैं। यानी कर लो पाकिस्तान मुट्ठी में, इसका पानी छीन लो, उसका अनाज छीन लो, उनको कुओं में ढकेल दो, उनको गरीबी में डाल दो। हर बड़ी पोस्ट पर मौजूद हैं यही पंजाब के लोग। फौज के बड़े बड़े जनरल हो, पाकिस्तान के बड़े हुक्मरान हो, ब्यूरोक्रेसी हो या फिर दूसरा कोई भी डिपार्टमेंट, हर जगह पाकिस्तानी पंजाबी का दबदबा है और इसी का विरोध हो रहा है। आप उनकी पानी छीन लेंगे, रोक लेंगे, अपने ही देश में लड़ रहे हैं पानी के लिए। पाकिस्तान में 60-70% राष्ट्रीय स्तर के राजनेता पंजाबी हैं। 60 to 70% पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी वो भी लगभग ऐसा ही है, 60 से 65%। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी देखिए कि पंजाबी इतने हैं और बाकी 3 प्रांत में जो 30%, 35% बचता है वो 3 प्रांतों में बटता है, तो सबके हिस्से में 10-12% ऐसे आता है। यहां पर 4 अगर आप देखिए तो मतलब 60 से 65% अगर आपको दिख रहे हैं नेता, ब्यूरोक्रेसी, और सेना में तो उससे भी ज्यादा 70-75% सीनियर अफसर पंजाब के हैं। इसलिए तो पाकिस्तान में पंजाब और पंजाबियों का इतना विरोध हो रहा है। इस केस में भी पंजाब ने सिंध के पानी पर कब्जा करना चाहा, जिसका ऐसा खतरनाक विरोध हो रहा है और यही कारण है कि पाकिस्तान से आज हर एक सूबा अलग होना चाहता है। वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान में पंजाबियों की इसी डोमिनेंस की वजह से, उनका दबदबा जिसकी वजह से विद्रोह पैदा हो रहा है। सिंध की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वीडियो सिंध का ही है। यहां पाकिस्तानी फौज का एक काफिला जा रहा था। बताया जा रहा है कि भारत के साथ सीज फायर होने के बाद ये फौज बॉर्डर से वापस जा रही थी, लेकिन तभी सिंध के किसी इलाके में स्थानीय लोगों ने फौज को ही घेर लिया। उनके ट्रकों को आगे नहीं बढ़ने दिया, नारेबाजी करने लगे। नारे भी क्या लगे? नारे लगे कि कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। सिंध में पाकिस्तान से अलग होने की एक बहुत पुरानी डिमांड है और जिस तरह का व्यवहार सिंध के साथ पंजाबी डोमिनेंट वाले नेता, फौजी कर रहे हैं, उसकी वजह से ये मांग तेजी से बढ़ रही है। फौजी इन लोगों को कहते रहे कि हम तुम लोगों के लिए जंग लड़कर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग इस फौज को अपना दुश्मन बताते रहे। देखिए, यही हाल पाकिस्तान के बाकी सूबों का भी है, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा यानी कि केपीके। अब देखिए, जो पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा था कि हमने उसके सिविलियंस पर बमबारी की है, वो अपने ही नागरिकों के साथ क्या कर रहा है। हमने तो पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप्स पर हमला किया। पाकिस्तान अपने ही नागरिकों पर बम चला रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने उत्तर वजीरिस्तान के मीर अली जिले के हुरमज इलाके में एक ड्रोन हमला कर दिया है, जिसमें एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। यह हमला आतंकियों को निशाना बनाने के नाम पर किया गया था, लेकिन पता चला कि घर के बाहर खेल रहे बच्चे इस बमबारी का शिकार हो गए और मारे गए। इसके बाद से लगातार यहां हंगामा हो रहा है। ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा में आता है, वही केपीके जहां पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लगातार आक्रोश है और यहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान सक्रिय है, जो पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बनाता है। अब सोचिए कि क्या यही सब करने के लिए आसिम मुनीर को पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल बना दिया है। असल में पाकिस्तान की फौज की हकीकत ही यही है। और अब इस बारे में पाकिस्तान के किसी मंत्री से पूछा जाता है तो वो सवालों का जवाब ही नहीं देते, भाग जाते हैं। आर्मी के खिलाफ बोलने की पाकिस्तान में किसकी हिम्मत है? सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कैसे सवालों से बचकर भाग गए। यही पाकिस्तान के वो पंजाबी हुक्मरान हैं जो ऐसे किसी भी बर्बरता पर अपना मुंह बंद कर लेते हैं, सिल लेते हैं। इसलिए तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के इन पंजाबी हुक्मरानों की हुकूमत सिर्फ अपने पंजाब तक ही रह जाएगी। यही हाल बलूचिस्तान का भी है। अब आपको खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान दिखाते हैं। बलूचिस्तान में तो लगातार पाकिस्तान की आर्मी ही अंडर अटैक है।
बलोच फाइटर्स लगातार पाकिस्तान की फौज को यहाँ निशाना बना रहे हैं। भारत के साथ तनाव से पहले बलोचिस्तान से लगातार ऐसी तस्वीरें आती थी जिनमें बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी न सिर्फ पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाती थी बल्कि उसका वीडियो भी जारी करती थी। बड़ी बात यह रही कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बलूचिस्तान में ये हमले रुके नहीं। सिर्फ मई के महीने में बलूचिस्तान में 70 से ज्यादा हमले हुए हैं। ये हमले बलूचिस्तान की 50 अलग अलग लोकेशंस पर हुए। इन सभी हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ले ली है। यहां भी यही विरोध है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को चीन के हाथों गिरवी रख रहा है, संसाधनों को बेच रहा है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने सीपेक यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए ही ये पूरा इलाका चीन को एक तरह से बेच दिया है या उसके हाथों में गिरवी रख दिया है। इसी के बाद इस सीपेक का विरोध करने के लिए बलूचिस्तान में लड़ाके चीनियों पर और पाकिस्तान की फौज पर हमला कर रहे हैं। हमलों से बचने के लिए चीन ने अब एक नई कूटनीतिक चाल चली है। ये तस्वीरें आज ही की है, बीजिंग की है, जहां चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हाथ मिला रहे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी, तीनों इस तस्वीर में। इन तस्वीरों को देखकर बहुत से लोगों को यह भी लग रहा है कि क्या भारत का एक अहम पार्टनर यानी कि अफगानिस्तान चीन के कूटनीतिक साजिश के जाल में फंस चुका है, क्योंकि भारत ने लगातार अफगानिस्तान की मदद की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को बाकायदा फोन करके इसकी जानकारी दी थी। अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दो दुश्मनों चीन और पाकिस्तान से मिल रहे हैं, तो यहां कौन सी खिचड़ी पक रही है, इसके पीछे की कूटनीति क्या है, अब ये हम आपको बताएं। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक में फैसला हुआ है कि अब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक को अफगानिस्तान तक एक्सपैंड करेगा। देखिए कैसा दांव चल रहा है वो, ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दोस्ती हो जाए भारत के खिलाफ। सीपेक अभी तक एक आर्थिक पहल थी, इकोनॉमिक मूव, लेकिन अब चीन ने इसमें सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म भी शामिल कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन अपने कर्मचारियों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए अपने सुरक्षाकर्मी इस सीपेक कॉरिडोर पर तैनात कर सकता है। अब इस कॉरिडोर में अफगानिस्तान कैसे जुड़ रहा है, ये समझने से पहले आपको ये भी देखना होगा सीपेक कॉरिडोर है क्या। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक बहुत बड़ी योजना है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इसमें चीन के शिनजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक $60 बिलियन यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से एक आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। इसके जरिए चीन के अरब सागर तक पहुंच हो जाएगी। सीपेक के तहत चीन सड़क, बंदरगाह, रेलवे, ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। भारत लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी गुजर रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान अब इस प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान को भी शामिल कर रहे हैं। अफगानिस्तान का अपना इंटरेस्ट है क्योंकि अमेरिका के जाने के बाद वहां की तालिबान हुकूमत को पहली बार ऐसी कोई कूटनीतिक इंपॉर्टेंस मिल रही है। हालांकि भारत लगातार अफगानिस्तान के साथ है। भारत ने हाल ही में काबुल नदी पर शहतूत बांध को कंप्लीट करने के लिए अफगानिस्तान को पैसे देने की बात की है। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में और भी काफी इन्वेस्टमेंट्स किया है, पैसा लगाया है। अफगानिस्तान को इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, इसलिए वो चीन के साथ इस वक्त हो गया है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान कभी भी दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां हैं। चीन खेल खेल रहा है, देखते हैं कहां तक चलता है। चीन का इंटरेस्ट यह है कि वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके अपना ये सीपेक कॉरिडोर बचाना चाहता है क्योंकि उस पर तो लगातार बलूचिस्तान वाले हमला कर रहे हैं। चीन के इंजीनियर्स को, बाकी कर्मचारियों को मार रहे हैं, पाकिस्तान के फौजियों को ही मार रहे हैं। तो चीन इसलिए अफगानिस्तान को अपने पक्ष में करना चाहता है। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान एक जिहादियों का देश है। चीन इन बातों को समझ नहीं रहा है या फिर समझकर भी ना समझ बना है। जब तक चीन को यह एहसास नहीं होगा कि पाकिस्तान इसके निवेश के पैसों को आतंकवाद के लिए खर्च करता है, तब तक ऐसा होता रहेगा।
इसीलिए पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर काम पर है। पहले आतंकी सैफुल्लाह ढेर हुआ, अब लश्कर को बनाने में हाफिज की मदद करने वाला आतंकवादी अपने ही घर में जख्मी हालत में मिला है। को संस्थापक कह लीजिए। आपने अक्सर स्टार्टअप्स के फाउंडर को फाउंडर का नाम सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान में क्या बनता है? आतंकी संगठन। तो उनके फाउंडर्स को फाउंडर्स वहां पर बहुत नाम और शोहरत कमाते हैं पाकिस्तान में। ऐसा ही को फाउंडर लश्कर तैयबा का, जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं, आमिर हमजा, जो कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का को फाउंडर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की सुरक्षा में लाहौर के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि आमिर हमजा किसी हादसे में घायल हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि उस पर अननोन गनमैन ने ही हमला किया है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया है कि आमिर हमजा पर हमला हुआ, उसे गोली मारी गई है। अब हकीकत जो भी हो, फिलहाल तो पाकिस्तान के आतंकियों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। 2 दिन पहले आपको याद होगा, हमने दिखाया था आपको लश्कर तैयबा और जमात का आतंकवादी रजुल्ला निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह के मारे जाने की जानकारी आई थी। उसे भी सिंध में ही अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। तो पाकिस्तान में शार्प शूटर्स काम पर लगे हुए हैं। पाकिस्तान के जिहादी और आतंकी सैफुल्लाह की याद में शोक सभा करके उसे याद कर रहे हैं ये लोग। सैफुल्लाह की मौत का शोक पाकिस्तान में उस मरकजी मुस्लिम लीग पार्टी की सभा में मनाया गया, जो हाफिज सईद की ही पार्टी है। बाकायदा इस रैली में बड़े बड़े जिहादी आतंकी शामिल हुए, फिर भारत के खिलाफ जहर उगला, वही पुरानी आदत। और इसके बाद भी पाकिस्तान कहता है कि वो एक आतंकी देश नहीं है, वो आतंक का पीड़ित है। पर आतंकियों का जब ऐसे मजमा लगता हो तो रोज सबूत आप देख ही रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। भारत ने पहले पाकिस्तान को उसके किए का दंड दिया, उसे घुसकर ठोका, पीटा। अब भारत उसे दुनिया भर में घसीटेगा। भारत के 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया को दिखाएंगे कि आतंक की फैक्ट्री का ये मालिक मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा है। जब पहलगाम हमला हुआ था तो मुद्दा आतंकवाद था, जिसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार था। लेकिन धीरे धीरे नैरेटिव बदलने की कोशिश हुई। मुद्दा आतंकवाद के बजाय कश्मीर बनाने का प्रयास हुआ। पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कश्मीर पर फोकस करने की कोशिश की। अब भारत और भारत के डेलीगेशन को दुनिया को यही समझाना है कि मुद्दा आतंकवाद है, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। इसीलिए पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए तैयार किए गए भारत के 7 में से 2 डेलीगेशंस ने जापान, यूएई के लिए उड़ान भर ली है। संजय झा की अगुवाई में गया डेलीगेशन जापान के बाद सिंगापुर जाएगा, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन तमाम देशों में पहुंचेगा। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला डेलीगेशन यूएई के बाद अफ्रीका के देशों का दौरा करेगा। ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों की राजधानियों में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे और इसके खिलाफ भारत के सख्त रुख की जानकारी देगा। दुनिया को बताया जाएगा कि भारत किसी भी कीमत पर अपनी धरती पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, अपनी नई नीति के तहत कार्रवाई करेगा, जिसमें अब ऑपरेशन सिंदूर ही न्यू नॉर्मल है। भारत के अलावा दुनिया भर में हो रहे आतंकी हमलों में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत भी पेश किए जाएंगे और बताया जाएगा कि मानवता के खिलाफ अपराध में पाकिस्तान किस हद तक शामिल है। कांग्रेस के कई नेता इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस इसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन बता रही है। यानी उसका कहना है कि यह ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा हथियार है, ताकि सवालों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, आज भी वो लापता है, यहाँ वहाँ चल घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। तो उसकी जो सवाल उठाते हैं हम, जो सुरक्षा चूक हुई है, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जिन्होंने अधिकारियों ने खुद माना था पहले सर्वदलीय बैठक में, तो ये तो असली मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं। और हम सांसदों को भेज रहे हैं दूसरे देशों में, ऐसे सांसदों को डेलीगेशन में शामिल किया गया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बदनाम किया, सांसदों का बदनाम किया,
एक समुदाय को बदनाम किया। तो ये तो पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री, डिस्ट्रैक्ट करने में, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है ये। वास्तव में इस डेलीगेशन का उद्देश्य एकदम स्पष्ट है कि हमारा मुद्दा आतंकवाद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसका फोकस कश्मीर करना चाहता है। इस बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। हमारे देश में ही इस पर राजनीति हो रही है। जो लोग इस डेलीगेशन में जा रहे हैं वो खुद को एक टीम बता रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टियों के कई दूसरे नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने एक निर्णय लिया है। सरकार इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, ध्यान हटाने के लिए यहाँ से वहाँ से। अब ये छोटे छोटे देश में लोग जा रहे हैं, नाइजीरिया में जाएंगे, कोंगो में जाएंगे, टोंगो में जाएंगे, हाँ, रुवांडा में जाएंगे। उससे हमारे देश के विदेश नीति से क्या संबंध है, भारत पाकिस्तान खासकर? इस समय पाकिस्तान को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने कोई जंग जीत ली है और झूठ फैला रहा है, वो झूठ उनका सामने लाना ज़रूरी है। इसलिए एज यूनाइटेड इंडिया हम लोग जा रहे हैं। 22 अप्रैल को अटैक होता है, ये लोग 7-8 को हम लोग हमला करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। प्रश्न लोग पूछ रहे हैं देश के नागरिक, ये जो घुसपैठी कैसा आ गया है, आने के बाद ये कैसा बाहर चले गया, ये कश्मीर में ही है या बाहर चले गया है, बोलना है। सिर्फ फिल्मी डायलॉग मारने से कुछ नहीं होता है। हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। तो ये पूरा जो मिशन है वो आतंकवादियों के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। और पूरी ताकत से हम सब बहुत सारे देशों में जा रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है वो 4 देशों में जाएगा, और बड़ी विनम्रता से जो देश, जो वास्तव है भारत का, वो हम दुनिया के सामने बताएंगे। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंदू विरोधी हिंसा पर बड़े खुलासे की। 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हिंदुओं को टारगेट करके हमले किए गए थे। यह अलग बात है कि उस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार और देश का विपक्ष ये मानने को राजी नहीं था। वो ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि हिंदुओं का पलायन करवाना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। उस वक्त हमने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए देश को बताया था कि वक्फ के नाम जो मुस्लिम भीड़ सड़क पर उतरी थी, उसने जानबूझकर हिंदुओं के घरों की पहचान की, फिर उनको नुकसान पहुंचाया। इस हिंसा का दोष बाहरियों को देने वाली थ्योरी पूरी तरह से झूठी साबित हुई है। आज उन नेताओं को सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, जिसने इस हिंसा को लेकर बड़े खुलासे किए। ये खुलासा पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और देश के विपक्षी नेताओं को रास नहीं आएगा। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मुर्शिदाबाद हिंसा टीएमसी के नेताओं के इशारे पर हुई थी। यही नहीं, स्थानीय टीएमसी नेता हिंदू विरोधी हिंसा में उपद्रवियों के साथ थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंसा के दौरान बंगाल पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय, इनएक्टिव और हिंसाग्रस्त इलाकों में गायब थी। आरोप है कि पुलिस को मुस्लिम भीड़ के उपद्रव के दौरान गायब रहने का निर्देश दिया गया था। ये सब कुछ रिपोर्ट में लिखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल पुलिस ने पीड़ितों की फोन कॉल का जवाब तक नहीं दिया। टीएमसी के स्थानीय नेता भी उपद्रव में हो रही तोड़फोड़ देखकर वापस चले गए। उपद्रव को रोकने की कोशिश तक नहीं की। वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ ने हिंसा के दौरान अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने मुंह ढक लिए थे, और ये सब तो आपने तस्वीरों में देखा ही था। तमाम वीडियो सामने आए थे। केवल यही नहीं, हिंसा करने वाली भीड़ ने हिंदू मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया, उनमें तोड़फोड़ की। अब सवाल यही है, कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा बनाई गई एसआईटी टीम ने देश के सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों के झूठ को बेनकाब कर दिया है। आपको याद होगा कि जब मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों से हिंदुओं का पलायन हो रहा था, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया था कि हिंसा फैलाने के लिए बाहर से लोग बुलवाए गए थे। आज कहां हैं वो लोग? उस वक्त आरोप ये लगे कि बीजेपी ने दूसरे प्रदेशों से उपद्रवियों को भेज कर वहां दंगा करवाया था। उस वक्त तो यहां तक कहा गया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की एक साजिश रची गई है। लेकिन आज
एसआईटी की इस रिपोर्ट ने मुर्शिदाबाद में मुस्लिम भीड़ का निशाना बना हिंदुओं को गलत साबित करने वाला नैरेटिव सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ। लोकल काउंसिलर महबूब आलम, लोकल एमएलए, टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की, इनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से आ रही है। और ममता बनर्जी ने जो बात बताई थी कि बाहर के लोग आगे ये किए, लेकिन एक कमेटी का रिपोर्ट, हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित जो कमेटी है उसका रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखलाता है कि ममता बनर्जी उस समय झूठ बोली थी। और इस झूठ बोलने के कारण मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने स्टेट के लोगों को, जनता को गुमराह किया है। पुलिस 4 घंटा लेट आए, अब किसका निर्देश से पुलिस 4 घंटा लेट आई, तो हम लोग को जानने का अधिकार है। किसका निर्देश से 4 घंटा लेट पर आकर खड़ा होकर देखते रहे, घर जलते रहे, हरगोविंद दास, चंदन दास खून होते रहे, लेकिन आपका पुलिस कुछ नहीं किए। जिस प्रकार मुर्शिदाबाद हिंसा में फैक्ट फाइंडिंग एसआईटी के द्वारा जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी जी की सरकार की हिंदुओं के प्रति निर्ममता और कट्टरवादियों के प्रति अगाध ममता यह दर्शा रहा है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आप कश्मीर में कोई प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं कि कहाँ सेल गिरा है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ है, जो हिंदू का नुकसान हुआ है, घर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया है, 2-3 हत्याएं हुई हैं, वहाँ टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं जाता? क्यों हिंदू का साथ खड़ा होकर नहीं बोलता कि हम आपके साथ हैं, हम आपको देखेंगे? तो यहाँ जो पीड़ित है उसको देखने नहीं जाते हैं। ममता बनर्जी 15 दिन के बाद जाते हैं, जब एविडेंस मिटा दिया जाता है, मीडिया के सामने ना आए, मीडिया को घुसने नहीं दिया जाता है, इस प्रकार परिस्थिति बनाया जाता है। जो पीड़ित जो कैंप में है उनके साथ मिलने नहीं देते, मीडिया को छुपाना चाहते हैं और यहाँ से कश्मीर भेज रहे हैं। बंगाल में कश्मीर से भी बुरा हाल है। आँख खुलना चाहिए ना पश्चिम बंगाल की सरकार को। पश्चिम बंगाल की सरकार अपने दोष को छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ रहे थे और हाई कोर्ट ने उसको साफ कर दिया कि क्या तथ्य है। तो अब ये तथ्य वहाँ के सामने है। अब कोई भी राज्य में, किसी भी राज्य में अगर सत्ताधारी दल के स्पॉन्सर्ड कोई हिंसक घटना होगी तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। एसआईटी की रिपोर्ट में यह बताया गया कि स्थानीय टीएमसी नेता महबूब आलम उपद्रवियों के साथ इस हिंसा में शामिल था। 11 अप्रैल को शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद वो खुद उपद्रवियों का नेतृत्व कर रहा था। इस रिपोर्ट में एक एमएलए का भी जिक्र है जो हिंसा होते हुए देखा और फिर वहां से निकल पड़ा। देखिए, इसीलिए हिंदुओं के घरों को जलाने की जो काम है 12 अप्रैल को भी जारी था। हालात ये हो गए कि हिंदुओं को अपनी जान बचाकर केंद्रीय सुरक्षा बलों की शरण में जाना पड़ा, क्योंकि स्थानीय पुलिस उनकी मदद करने के लिए राजी ही नहीं थी। ये सब कुछ रिपोर्ट में लिखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि हिंसा बहुत योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई थी। हिंसा के पहले चरण में जो घर जलाए जाने या तोड़े जाने से बच गए थे, उनकी निशानदेही के लिए कुछ लोग गांव में आए। इसके बाद उसी दिन बचे हुए घरों को भी मुस्लिम भीड़ ने या तो जला दिया या फिर तोड़ दिया। गांव के लोगों को भी घर गांव छोड़कर जाने के लिए धमकाया जा रहा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में आने वाले बेटबोना गांव में तो हालात ये थे कि पुलिस को सैकड़ों फोन किए गए, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा, जबकि हिंसाग्रस्त इलाके से मात्र 300 मीटर की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन था। और सिर्फ यही नहीं, हिंसा बेटबोना गांव में 113 घरों को मुस्लिम भीड़ ने तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हम एक चीज आपको बता रहे हैं, उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान ज्यादातर महिलाओं को टारगेट किया था। इसी वजह से पलायन करने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। याद कीजिए, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, सुनाई थी, उनकी बातें रोती बिलखती आंखों से महिलाएं बता रही थी उन्होंने क्या मंजर देखा, कैसे किसी तरह से अपनी असमत बचाकर वहां से भाग रही थी, आसपास के राज्यों तक पहुंच रही थी। घरों को केरोसिन से जलाया गया था, जिसमें लोगों के कपड़े भी शामिल थे। हालात ये हो गए कि महिलाओं के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उपद्रवियों ने एक साजिश के तहत घरों के पानी के कनेक्शन काट दिए थे ताकि आग बुझाई ही ना जा सके। इस रिपोर्ट में हिंसा में मारे गए 74 साल के हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास के साथ क्या हुआ था
ये भी बताया गया है। हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन को उपद्रवियों ने घर खींचकर घर से बाहर निकाला और कुल्हाड़ी से मार डाला। इस दौरान उपद्रवियों ने मुंह ढका हुआ था और वो लोग तब तक रुके रहे जब तक दोनों मर नहीं गए। इस लिंचिंग पर, धर्म के आधार पर की गई इस लिंचिंग पर आपने कितने नेताओं को बोलते हुए सुना था? एसआईटी की रिपोर्ट में पीड़ितों के बयानों का जिक्र है। उन्होंने जो बताया है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि मुस्लिम भीड़ जब हिंदुओं को टारगेट करने आई थी तो उनका मकसद लूटपाट, मारपीट करना तो था ही। इसके अलावा वो चाहते थे कि हिंदू पलायन कर जाएं ताकि उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा सके। इस काम में पुलिस की ढिलाई ने उपद्रवियों की पूरी मदद की। एक सुनियोजित साजिश के तहत, एक सुनियोजित प्री प्लान्ड तरीके से हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची गई। आपको यह भी बताना चाहते हैं कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पहले से ही 66% मुस्लिम आबादी है, 33% हिंदू आबादी, यानी यहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर अब हम आपको अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखने के बाद आपके दिमाग में ये साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि इसके लिए कई महीनों से तैयारियां चल रही थी। हमने अपनी जांच में पता चला कि कुछ एनजीओज, धार्मिक शिक्षण संस्थानों ने मिलकर हिंसा की प्लानिंग पहले तैयार कर ली थी। इसके लिए बच्चों को कई महीनों से ट्रेनिंग दी जा रही थी। वक्फ का विरोध केवल मौका था। उपद्रवियों को पता था कि हिंसा कहां करनी है, किन घरों पर हमले करना है, किस समुदाय को टारगेट करना था। मुर्शिदाबाद हिंसा का हिंदू विरोधी प्लान 1 या 2 दिन में बनाया गया प्लान नहीं था। वक्फ संशोधन के विरोध में प्रदर्शन तो बस एक ऐसा मौका था जिसकी तैयारी उपद्रवी काफी पहले से कर रहे थे। इस हिंसा की पड़ताल में हमें पता चला कि मुर्शिदाबाद के कुछ स्थानीय एनजीओ, मदरसे और धार्मिक ट्रस्टों ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया था जो पिछले कुछ महीनों से हिंसा की तैयारी कर रहा था। हिंसा के दिन बड़े पैमाने पर बच्चों का इस्तेमाल हुआ था। हिंसा करवाने वालों को पता था कि पुलिस बच्चों पर सख्त कार्रवाई नहीं करती है। हमें अपनी जांच में पता चला कि साजिश रचने वालों ने मदरसे में आने वाले बच्चों को पत्थरबाजी की ट्रेनिंग दी थी। हिंसा की ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं जिनमें 10 से 15 साल तक के बच्चों ने पथराव किया था। हिंसा में इन बच्चों को फ्रंट लाइन हमलावरों की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस हिंसा में 3 एनजीओज की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इन एनजीओज को विदेशी फंडिंग मिलती थी। इस पैसे का इस्तेमाल बच्चों के ब्रेन वॉश और हिंसा की ट्रेनिंग में किया जाता था। ये एनजीओ सामुदायिक बैठकों के बहाने बच्चों को बुलाते थे, फिर स्वयं सेवा की ट्रेनिंग के नाम पर इनका ब्रेन वॉश करके भीड़ जुटाने और हिंसा फैलाने की तैयारी करवाई जाती थी। हम एक ऐसी जगह भी गए जहां मौजूद एक व्यक्ति बच्चों को जिहाद और विरोध के मायने बता रहा था। बच्चों को इसका जो मतलब समझ में आया वो मुर्शिदाबाद की हिंसा में दिखाई दिया। हिंसा के लिए जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया उनका ब्रेन वॉश कुछ खास अफवाहों के इस्तेमाल से किया गया था। ये अफवाह वक्फ के नाम पर फैलाया गया झूठ थी, जिनमें कहा गया था कि सरकार वक्फ की शक्ति कम करके उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहती है। हमें जांच के दौरान पता चला कि 27 व्हाट्सएप ग्रुप, 6 टेलीग्राम चैनल और 13 फेसबुक पेजों पर वक्फ के नाम पर झूठी अफवाहें फैलाई गईं, जिनसे लोग भड़क गए और उनकी आड़ में उपद्रवियों ने हिंदू विरोधी हिंसा की। इसमें से कुछ ग्रुप्स को बांग्लादेश से भी चलाया जा रहा था। अफवाहों के जरिए भी हिंसा के कई हफ्ते पहले से ही मुस्लिम समाज को भड़काया जा रहा था। अफवाहों के जरिए ये नैरेटिव बनाया गया कि भारत में इस्लाम और उसकी संपत्ति खतरे में है और यही अफवाह सरकार के लिए चुनौती बन गई। श्रेया चैटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो।